एकता नगर में ये राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस अपने आप में मैं महत्वपूर्ण मानता हूं। अगर हम वन की बात करें, हमारे आदिवासी भाई बहनों की बात करें, हम वाइल्ड लाइफ की बात करें, हम जल संरक्षण की चर्चा करें, हम टूरिज्म की बात करें, हम प्रकृति और पर्यावरण और विकास, एक प्रकार से एकता नगर, उसका जो होलिस्टिक डेवलपमेंट हुआ है वो अपने आप में ये संदेश देता है, विश्वास पैदा करता है कि वन और पर्यावरण के क्षेत्र के लिए आज एकता नगर एक तीर्थ क्षेत्र बन गया है। साथियों, हम एक ऐसे समय मिल रहे हैं जब भारत अगले 25 वर्षों के अमृत काल के लिए नए लक्ष्य तय कर रहा है। मुझे विश्वास है आपके प्रयासों से पर्यावरण की रक्षा में भी मदद मिलेगी और भारत का विकास भी उतनी ही तेज गति से होगा। साथियों, आज का नया भारत नई सोच, नए अप्रोच के साथ आगे बढ़ रहा है। आज भारत तेजी से विकसित होती इकोनॉमी भी है और निरंतर अपनी इकोलॉजी को भी मजबूत कर रहा है। हमारे फॉरेस्ट कवर में वृद्धि हुई है और वेटलैंड्स का दायरा भी तेजी से बढ़ रहा है। हमने दुनिया को दिखाया है कि रिन्यूएबल एनर्जी के मामले में हमारी स्पीड और हमारा स्केल शायद ही कोई उसको मैच कर सकता है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस हो, कोalition फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर हो या फिर लाइफ मूवमेंट, बड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए भारत आज दुनिया को नेतृत्व दे रहा है। अपने कमिटमेंट को पूरा करने के हमारे ट्रैक रिकॉर्ड के कारण ही दुनिया आज भारत के साथ जुड़ भी रही है। बीते वर्षों में लायंस, शेरों, बाघों, हाथियों, एक सींग के गैंडों और तेंदुओं की संख्या में वृद्धि हुई है। भारत ने 2017 तक, यानी अभी हमारे पास करीब करीब 5 दशक है, नेट जीरो का टारगेट रखा है। अब देश का फोकस ग्रीन ग्रोथ पर है और जब ग्रीन ग्रोथ की बात करते हैं तो ग्रीन जॉब के लिए भी बहुत अवसर पैदा होते हैं। और इन सभी लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए हर राज्य के पर्यावरण मंत्रालय की भूमिका बहुत बड़ी है। साथियों, पर्यावरण मंत्रालय चाहे जिस किसी राज्य में हो या केंद्र में, उनके दायित्वों का विस्तार बहुत बड़ा है। इसे संकुचित दायरे में नहीं देखा जाना चाहिए। दुर्भाग्य से समय के साथ हमारी व्यवस्था में एक सोच ये हावी होती चली गई कि पर्यावरण मंत्रालय की भूमिका रेगुलेटर के तौर पर ज्यादा है। लेकिन मैं समझता हूं पर्यावरण मंत्रालय का काम रेगुलेटर से भी ज्यादा पर्यावरण को प्रोत्साहित करने का है।
हर वो काम जिससे पर्यावरण की रक्षा हो रही हो, उसमें आपके मंत्रालय का रोल बहुत बड़ा है। अब जैसे सर्कुलर इकोनॉमी का विषय है, सर्कुलर इकोनॉमी हमारी परंपरा का हिस्सा रही है। भारत के लोगों को सर्कुलर इकोनॉमी सिखानी पड़े ऐसा नहीं है। हम कभी प्रकृति के शोषक नहीं रहे, सदैव प्रकृति के पोषक रहे हैं। ये सभी हमारे जो पर्यावरण मंत्री आज आए हैं, मैं उनको आग्रह करूंगा कि आप भी अपने राज्यों में सर्कुलर इकोनॉमी को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दें। अगर स्कूल में भी बच्चों को कहा जाए कि भाई आप अपने घर में सर्कुलर इकोनॉमी की दृष्टि से क्या हो रहा है जरा ढूंढ के ले आओ, हर बच्चा ढूंढ के ले आएगा। कॉन्शियसनेस आएगा कि इसको सर्कुलर इकोनॉमी कहते हैं। और इससे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्ति के हमारे अभियान को भी ताकत मिलेगी। देखिए, सभी पर्यावरण मंत्रालयों को देश की बायोफ्यूल पॉलिसी पर भी तेजी से काम करने की आवश्यकता है। अब देखिए, बायोफ्यूल में हम कितनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अगर राज्यों का भी ये कार्यक्रम बन जाए, राज्य तय करे कि हमारे राज्य के जितने व्हीकल हैं उसमें हम सबसे ज्यादा बायोफ्यूल ब्लेंडिंग करके ही व्हीकल चलाएंगे, देश में कंपटीशन का माहौल बनेगा। देखिए, पर्यावरण मंत्रालय को इस पॉलिसी को ओन करना होगा, उसे ग्राउंड पर मजबूती से ले जाना होगा। इथेनॉल ब्लेंडिंग के नए रिकॉर्ड आज भारत बना रहा है। अगर राज्य भी इसके साथ जुड़ जाए तो हम कितनी तेजी से बढ़ सकते हैं। मेरा तो सुझाव ये भी होगा कि हम इथेनॉल उत्पादन और इथेनॉल ब्लेंडिंग राज्यों के बीच में स्पर्धा हो, साल में एक बार उनको सर्टिफाई किया जाए कि कौन राज्य, और इससे कारण हमारे किसानों को बहुत मदद मिलेगी। खेत का जो वेस्ट है वो भी इनकम देना शुरू कर देगा। हमें इस हेल्दी कंपटीशन को बढ़ावा देना है। पर्यावरण की रक्षा में हमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना चाहिए। जैसे जो वनस्थान है, जंगल है, उनमें जंगलों की स्थिति का निरंतर अध्ययन बहुत जरूरी है। हम स्पेस टेक्नोलॉजी से हम लगातार अपने जंगलों का मॉनिटरिंग कर सकते हैं। बदलाव आए तो तुरंत मार्क कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। साथियों, पर्यावरण से जुड़ा एक और अहम विषय है फॉरेस्ट फायर का भी। जंगलों में आग बढ़ रही है और भारत जैसे देश के लिए अगर एक बार आग फैल गई तो हमारे पास उतने संसाधन भी कहां हैं कि हम आधुनिक टेक्नोलॉजी से आग को बुझा पाएंगे। वाइल्ड फायर की वजह से ग्लोबल एमिशन में भारत की हिस्सेदारी बहुत कम है जी, नगण्य है। लेकिन फिर भी हमें अभी से जागरूक होना होगा, अभी से हमारी योजना होनी चाहिए। हर राज्य में फॉरेस्ट फायर फाइटिंग मैकेनिज्म मजबूत हो, वो टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो, ये बहुत जरूरी है। साथियों, मैं आप सभी से एक और महत्वपूर्ण बिंदु की भी चर्चा करना चाहता हूं। आप भली भांति जानते हैं कि आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बिना देश का विकास, देशवासियों के जीवन स्तर को सुधारने का प्रयास सफल नहीं हो सकता। लेकिन हमने देखा है कि एनवायरमेंट क्लियरेंस के नाम पर देश में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण को कैसे उलझाया जाता था। आप जिस जगह पे बैठे हैं ना, ये एकता नगर में, ये हमारी आंखें खोलने वाला उदाहरण है। कैसे अर्बन नक्सलों ने, विकास विरोधियों ने इस इतने बड़े प्रकल्प को, सरदार सरोवर डैम को रोक के रखा था।
आपको जानकर के हैरानी होगी साथियों, ये जो सरदार सरोवर डैम एकता नगर में आप बैठे हैं ना, इतना बड़ा जलाशय देखा होगा आपने, इसका शिलान्यास देश आजाद होने के तुरंत बाद किया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। पंडित नेहरू ने शिलान्यास किया था, लेकिन सारे अरबन नक्सल मैदान में आ गए, दुनिया के लोग आ गए, अपप्रचार किया, ऐसा ये पर्यावरण विरोधी है, यही अभियान चलाया और बार बार उसको रोका गया। जो काम की शुरुआत नेहरू जी ने की थी, वो काम पूरा हुआ मेरा आने के बाद। बताइए कितना देश का पैसा बर्बाद हो गया, और आज वही एकता नगर पर्यावरण का तीर्थ क्षेत्र बन गया। मतलब कितना झूठ चलाया था। और ये अरबन नक्सल आज भी चुप नहीं है, आज भी उनके खेल खेल रहे हैं। उनके झूठ पकड़े गए, वो भी स्वीकार करने को तैयार नहीं है। अब उनको अब राजनीतिक समर्थन मिल जाता है कुछ लोगों का। साथियों, भारत में विकास को रोकने के लिए कई ग्लोबल इंस्टीट्यूशन भी, कई फाउंडेशन भी ऐसे बड़े पसंद आने वाले विषय पकड़ करके तूफान खड़ा कर देते हैं, और ये हमारे अर्बन नक्सल उसको माथे पर लेकर के नाचते रहते हैं और हमारी हर रुकावट आ जाती है। पर्यावरण की रक्षा के संबंध में कोई कॉम्प्रोमाइज न करते हुए भी संतुलित रूप से विचार करके हमें ऐसे लोगों की साजिशों को, जो वर्ल्ड बैंक तक को प्रभावित कर देते हैं, बड़े बड़े जुडिशरी को प्रभावित कर देते हैं, इतना अपप्रचार कर देते हैं, चीजें अटक जाती है। मैं चाहता हूं कि हमें इन सारे विषयों में एक बड़ा होलिस्टिक अप्रोच अपना कर आगे बढ़ना चाहिए। साथियों, हमारा प्रयास होना चाहिए कि बेवजह पर्यावरण का नाम लेकर ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के रास्ते में कोई बाधा ना खड़ी करें। 8 साल पहले तक एनवायरमेंट क्लियरेंस में जहां 600 से ज्यादा दिन लग जाते थे, याद रखो दोस्तों, पहले 600 दिन से ज्यादा समय लग जाता था क्लियरेंस में। आज टेक्नोलॉजी की मदद से उससे ज्यादा अच्छे ढंग से, साइंटिफिक तरीके से काम होता है और सिर्फ 75 दिन के अंदर काम पूरा हो जाता है। पर्यावरण स्वीकृति देने में हम नियमों का भी ध्यान रखते हैं और उन क्षेत्रों के लोगों के विकास को भी प्राथमिकता देते हैं। यानी ये इकोनॉमी और इकोलॉजी दोनों के लिए विन विन सिचुएशन होती है। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।